मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जैसे सर्कल है मतलब वृत्त, त्रिभुज, उनसे संबंधित जितने भी थ्योरम हैं उसको देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके कुछ बेसिक्स को देखेंगे, जैसे कि अगर हम लोग वृत्त पढ़ेंगे या त्रिभुज पढ़ेंगे तो उन सब के लिए जो कुछ बेसिक कॉमन चीज़ होगा उनको आज हम लोग देखेंगे उसके बेसिक्स के रूप में। तो आज हम लोग का जो ज्योमेट्री का जो बेसिक होगा वो होगा रेखाएं एवं कोण, अर्थात लाइंस एंड एंगल। जैसे देखिए ये जो टॉपिक है रेखाएं एवं कोण, ये दोनों के लिए कॉमन चीज़ है। अगर हम लोग सर्कल पढ़ेंगे उसके लिए भी ज़रूरी है, और अगर हम लोग वृत्त पढ़ने ये त्रिभुज पढ़ेंगे तो उनके लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए आइए इसमें हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट जानते हैं बिंदु के बारे में। बिंदु अर्थात पॉइंट। बिंदु क्या है? इसे संभवतः जान लीजिए कि बिंदु एक वह आकृति होती है जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ही मोटाई हो, यानी वो बिंदु कहलाता है। यानी बिंदु वह आकृति है जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो, बिल्कुल वो हम लोगों का बिंदु कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या 0 हो उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। अब बिंदुओं का जो समूह है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है संरेख और दूसरा हो सकता है असंरेख। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेंगे। संरेख मतलब कॉलिनियर। ये क्या होता है कि अगर दो से अधिक बिंदु हैं एक सीध में हो या एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसको हम लोग बोलते हैं संरेख। इस्तेमाल के लिए ये बिंदु देखिए तो एक सीध में है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स कॉलिनियर है। और असंरेख क्या होता है? जो अगर दो से अधिक बिंदु एक सीध में नहीं हो तो उसे हम लोग असंरेख बोलते हैं। मान के लिए कि एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ज़्यादा देखिए ये एक सीध में है क्या? नहीं है, तो ये नॉन कॉलिनियर कहलाता है। यानी बिंदु दो प्रकार के हो सकते हैं, संरेख या असंरेख। नेक्स्ट पॉइंट है रेखाखंड। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। देखिए इसका अगर आपको डेफिनेशन याद रहे ना रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका जो कैरेक्टर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसके जो गुण होंगे बस उसको याद रखेंगे। रेखाखंड क्या होता है कि यानी कि एक ऐसे रेखाखंड क्या है कि दो आद्य बिंदु के बीच या ऐसा मतलब रेखा जिसके कि दो आद्य बिंदु हो। नहीं, रेखाखंड क्या है? वो रेखाओं का एक टुकड़ा होता है, एक हिस्सा होता है जिसके दो अंत बिंदु होता है। समझ लीजिए ए और बी, ये रेखाखंड है, इसके दो अंत बिंदु हैं ए और बी, अर्थात दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति हम लोगों का रेखाखंड होता है। ठीक है, तो रेखाखंड को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो निरूपित करते हैं वो करते हैं। जैसे अगर ए बी रेखाखंड है तो इसको हम लोग लिखते हैं ए बी, ऊपर पे एक लाइन देते हैं, ये इस बात को निरूपित करता है कि ये एक रेखाखंड है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रेखाखंड के बाद, इसमें एक चीज़ और जानिए कि रेखाखंड जो है चूँकि इसके दो अंत बिंदु होते हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसके दो अंत बिंदु हैं, इसलिए इसका जो लंबाई होता है वो फिक्स होता है। इसका जो लंबाई होगा वो क्या होता है भाई? फिक्स होता है, यानी कह सकते हैं कि वो निश्चित होता है। ये
निश्चित है। बस इसके गुण को हम लोग देखें। रेखाखंड के बारे में दो चीज़ जाननी है कि इनके दो अंत बिंदु होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि इसका जो लंबाई है वो फिक्स होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है किरण। किरण अर्थात रे। ठीक है भाई, रे क्या है कि रेखाखंड को एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर मुझे किरण प्राप्त होता है। समझिए, अभी तक ये रेखाखंड था, लेकिन अगर इसी को हम लोग अनंत तक बढ़ा दें, इसके एक हिस्से को अगर अनंत तक बढ़ाया जाए तो मुझे वो किरण मिलता है, यानी उसे हम लोग किरण बोलते हैं। अब इसका कैरेक्टर देखिए, रेखाखंड का दोनों दो अंत बिंदु था, लेकिन किरण का एक ही अंत बिंदु होगा, एक अंत बिंदु होगा। दूसरी बात, चूँकि इसका एक पॉइंट तो फिक्स है, एक किनारा फिक्स है, दूसरा फिक्स नहीं है, वो अनंत तक जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो लंबाई है वो अनिश्चित होता है, लंबाई इसका अनिश्चित होता है। और तीसरी बात, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए, अगर ये ए बी एक किरण है, किरण ए बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एरो लगाते हैं ऊपर, ए बी के ऊपर एक एरो लगाते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि यह एक किरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है रेखा। इसके पहले हम लोग रेखाखंड देखे थे। रेखा क्या है, अगर किसी भी रेखाखंड को दोनों ओर बढ़ाया जाए अनंत तक, मान के लिए ये ए बी अभी एक रेखाखंड था, अगर इसको दोनों ओर अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो ये रेखा कहलाता है। ठीक है, अब ज़रा देखिए तो इसके कैरेक्टर को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। क्या इसका कोई भी अंत बिंदु है? नहीं है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, अंत बिंदु नहीं है। पहली बात, जब कोई भी अंत बिंदु नहीं है, इसका मतलब इसका जो लंबाई है वो क्या होगा भाई, इसका जो लंबाई होगा वो भी अनिश्चित होगा। और तीसरी बात, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी एक अगर रेखा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी के ऊपर एरो लगाते हैं, वो भी दोनों ओर। ये रेखा के बारे में कुछ चीज़ें थी जिसको हम लोग देखें। अब ये रेखाएं कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, तो उन सारे रेखा को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अब लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन, रेखाओं के प्रकार। पता देखिए, ये होता है हम लोगों का प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या होता है, यानी दो रेखाएं जब परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या फिर एक दूसरे को कहीं पे कट करे तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। जैसे मान के लिए यहाँ दिख रहा है ना, मान के लिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, ये ए बी है और ये सी डी दो रेखा है। या देखिए ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है, इस बिंदु पे। तो जिस बिंदु पे कट करे उसको लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर कट करे उसको लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। दूसरा होता है समांतर लाइन, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। अगर दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करें, जैसे मान लीजिए अगर ये रेखाएं खींचे हैं, ये एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करें, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे का प्रतिच्छेद कहलाता है, सॉरी समांतर लाइन कहलाता है, पैरेलल लाइन कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें कि दो रेखाओं
के बीच का लंबवत डिस्टेंस अगर अचर रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर लाइन कहते हैं। अचर है मतलब जो नहीं बदले। इन दोनों के बीच का जो लंबवत डिस्टेंस है, कहीं भी हम लोग अगर मेज़र करेंगे तो वो सेम आएगा, तो हम लोग का ये क्या कहलाएगा, वो हम लोग का समांतर लाइन कहलाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एक होता है संगामी रेखा। संगामी रेखा, कंकरेंट लाइन। ये क्या होता है भाई, जब दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है। जरा देखिए तो, मान के लिए ये तीनों रेखाएं देखिए तो किसी एक बिंदु से गुजर रही है क्या? ये तीनों रेखाएं कि सिर्फ एक ही बिंदु से गुजर रही है, तो ये तीनों रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाएंगी, कनकरेंट लाइन कहलाएंगी। और ये जो जिस बिंदु पर ये सब मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं संगामी बिंदु। यानी ये हम लोगों का हो जाएगा संगामी बिंदु, और ये जो रेखाएं हैं वह संगामी रेखाएं कहलाती है। इस तरह से हम लोग रेखाओं के प्रकार देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कोण, अर्थात एंगल। देखिए एक्चुअल में कोण होता क्या है उसके बारे में देख लीजिए। एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणें, अब आप शब्दों पे ध्यान दीजिए। ये दो किरण है, जहाँ देखिए तो एक ये जो इसका आरंभिक बिंदु है जो कि अनंत तक जा रही है, एक ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये किरण है। एक ही आद्य बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। क्लियर हुआ क्या? एक ही आद्य बिंदु से निकलने वाले दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। और इस कोण को का जो मेज़रमेंट होता है, इसको जो मापते हैं वो हम लोग अंश में मापते हैं। अंश में इसी को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं। कोण का जो माप होता है वो अंश या डिग्री होता है, और किसी भी कोण को जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसा करते हैं। ये कोण का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये कोण है। अब कोण के कई सारे प्रकार होते हैं, उसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल पहला देख लीजिए, न्यून कोण। बस इसके कैरेक्टर को याद रखिए, बाकी कुछ नहीं है। एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 0 डिग्री, ये 90 डिग्री से छोटा हो, वो सभी कोण न्यून कोण कहलाता है। यानी कि अगर बाय द वे अगर ये एंगल है, अगर ये थीटा एंगल है और ये थीटा एंगल छोटा हो किससे, 90 डिग्री से, तो ये क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। नेक्स्ट देख लीजिए समकोण। समकोण अर्थात राइट एंगल। जब कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए, यानी जो थीटा है वो किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो वो कहलाता है समकोण। इसी को लंब कोण भी कहा जाता है, ठीक है। समकोण को लंब कोण भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल। अब अधिक कोण के लिए क्या हम लोग देखेंगे? अगर थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। आपको बस इस पे ध्यान देना है, इसके कैरेक्टर को याद रखना है, इसके गुण को याद रखना है।
उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। नेक्स्ट है सरल या ऋजु कोण, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब इसको देखिए ये क्या है, सरल कोण मतलब ये जो से मान के लिए सरल, अगर एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है ना वो सरल कोण कहलाता है या ऋजु कोण कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग सरल कोण कहेंगे या ऋजु कोण कहेंगे। नेक्स्ट होता है हम लोगों का वृहत या प्रतिवर्ती कोण। थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। देखिए वृहत या प्रतिवर्ती कोण क्या है, 180 तक तो हम लोग देख लीजिए। 180 से बड़ा, अगर थीटा जो है वह 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि अगर ये थीटा, अगर इस कोण के लिए हम लोग प्रतिवर्ती कोण लिखेंगे तो ये हम कोण का बात कर रहे हैं। इस थीटा के लिए ये जो कोण होगा वो इसका प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे आपको सब साइड में बता देता हूँ कि अगर कोण ए का अगर प्रतिवर्ती कोण पूछा जाए, प्रतिवर्ती कोण दिख रहा है इधर तक? ओके, अगर कोण ए का प्रतिवर्ती कोण पूछा जाए तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री में इस कोण ए को घटा देंगे तो ये मेरा प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट कोण होता है हम लोगों का संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण अर्थात कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो होता है वो अगर थीटा जो है 360 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं, यानी वो संपूर्ण कोण कहलाता है। अगर आप इसको देख लीजिए तो मैं यहाँ से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्यूट एंगल जो है से मान के चलिए, अगर ये एक किरण है, यहाँ से तो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री से छोटा मतलब ऐसा कोण, ये हम लोगों का हो गया न्यून कोण। अगर मैं सम कोण का बात करूं तो ये अगर लंब इस पर डाला गया है तो ये जो कोण होता है ये कहलाता है राइट एंगल। अधिक कोण का मैं बात करूं तो इससे बड़ा होना चाहिए ना भाई, इधर खींच दीजिए, ये जो कोण आता है ये कहलाता है अधिक कोण। अगर ये किरण है ये कहलाता है सरल या ऋजु कोण। वृहत कोण का जो बात कर रहे थे, मान के लिए अगर ये थीटा डिग्री है, अभी मैं उसी की बात कर रहा था, अगर ये थीटा डिग्री है तो ये जो कोण कहलाता है ये इसका वृहत या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। यहाँ तो दिख रहा होगा। और ये 360 डिग्री के बराबर मान के लिए अगर ये कोई किरण है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण होता है वह 360 डिग्री के बराबर होता है, वो संपूर्ण कोण कहलाता है। एक वृत्त पर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है, उसको भी हम लोग संपूर्ण कोण बोलते हैं। अब देख लीजिए कोणों का युग्म। आइए हम लोग देखते हैं कोणों के युग्म में सबसे पहला युग्म हम लोग देखते हैं कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाए वो परस्पर एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। मान लीजिए अगर ए और बी का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो परस्पर ये एक दूसरे का, ए बी का और बी ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे मान के लिए एज एग्जांपल मैं देखो अगर 40 डिग्री और 50 डिग्री का वो इसको दो जोड़ेंगे तो कि कितना जगह भाई 90 डिग्री,
तो ये 40 का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 50 डिग्री हो जाएगा और 50 का कम्प्लीमेंट्री 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो वो परस्पर एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहलाता है। इसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, सिर्फ 15 डिग्री का अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल पूछें तो कितना जगह भाई, तो 90 डिग्री में इसको घटा दीजिए 15 तो कितना 85 डिग्री है ना जी, सॉरी 75 डिग्री। यानी कहने का मतलब हो गया कि 15 का कम्प्लीमेंट्री है वो 75 है और 75 का कम्प्लीमेंट्री 15 है, तो इन दोनों का योगफल 90 डिग्री होता है। दूसरे शब्दों में आप जान लीजिए, अगर थीटा डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस 90 में से इस थीटा को घटा देंगे तो मुझे इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा होता है एक, ये हम लोग का हो गया कोटि पूरक, एक होता है हम लोगों का समपूरक। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, जस्ट सेम कॉन्सेप्ट है। यदि दो कोण का जो योगफल है अगर वो 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो कोण परस्पर एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है या फिर समपूरक कोण कहलाता है। जैसे मान के चलिए 20 डिग्री और 160 डिग्री को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा भाई, 180 डिग्री, यानी इसका सप्लीमेंट्री 160 हो गया और 160 का सप्लीमेंट्री 20 हो गया। दूसरा और कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 120 डिग्री और 60 डिग्री है, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इसका सप्लीमेंट्री 120 और 120 का सप्लीमेंट्री 60 का लाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आसन्न कोण। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, ये एक्चुअली है क्या? इसके लिए दो शर्तें हैं कि वो दो कोण जिनका जो शीर्ष बिंदु हो वह एक ही हो, आद्य बिंदु एक ही। मान लीजिए अगर ये कोण है, एक ये कोण है, एक ये कोण है, ओ ए बी सी। जब देखिए तो मैं दो कोण का बात कर रहा हूँ, एक ये कोण का बात कर रहा हूँ और दूसरा इस कोण का मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों कोणों में कुछ चीज़ कॉमन है। क्या भाई? दोनों का जो शीर्ष है वो सेम है और एक भुजा कॉमन है जो कि दोनों में है। यानी आसन्न कोण के लिए दो बातें ध्यान देनी है कि शीर्ष बिंदु जो हो, शीर्ष बिंदु वह एक ही हो, एक ही हो, और दूसरा एक भुजा कॉमन हो। यानी इन दो कोण जो है, देखिए तो कोण ए ओ बी, इसको दोनों मैं बात कर रहा हूँ। एक बात और, अगर जिनको कोण को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो वो देख लीजिए। जैसे हम लोग इस कोण का बात करेंगे तो इस ओ को बीच में रखेंगे और इनके जो दो किरण हैं उनसे शुरू करेंगे, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि ये इस कोण का मैं बात कर रहा हूँ तो इसको बनाने के लिए दो किरण है, ओ बी और ओ ए। तो कहीं से शुरू कीजिए, अगर इधर से शुरू करेंगे बी ओ ए, यानी कोण बी ओ ए, या फिर दूसरे शब्दों में इसी को हम लोग कह सकते हैं ए ओ बी, कोण ए ओ बी। ये कोण और इस कोण में देखिए तो क्या क्या कॉमन है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो बिंदु है ओ, ये इस कोण में भी कॉमन है और इस कोण के लिए भी, बी ओ सी के लिए भी ये कॉमन है, कोण बी ओ सी, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोण सी ओ बी। यानी कि ये दो कोण आसन्न कोण तब कहलाएगा जब उनका जो शीर्ष बिंदु हो वह एक ही हो और उनका कम से कम एक भुजा कॉमन हो। ठीक है। नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण। देखिए एक्चुअल में शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, जैसे मान के लिए दो प्रतिच्छेदी लाइन है, ये दो प्रतिच्छेदी रेखा है, इसको लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये परस्पर एक बिंदु पे कट कर रहा है, तो यहाँ से देखिए तो चार कोण बन रहा है, ठीक है। तो जो आमने सामने का कोण होता है, जस्ट अपोजिट, वो कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण या सम्मुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी दो का सम्मुख कोण 4 हुआ और एक का सम्मुख कोण 3 हुआ, ठीक है। और सम्मुख कोण परस्पर बराबर होता है, यानी कोण 1 जो है वह 3 के बराबर होगा और कोण 2 जो है वो 4 के बराबर होगा। ये सम्मुख कोण कहलाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं संगत कोण। संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए एक्चुअली में ये बनता कैसे है, मान चलिए ये दो समांतर रेखा है, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रहा है, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है। अब बात करते हैं संगत कोण का। ज़रा देखिए तो यहाँ पे भी 4 एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 4 एंगल बन रहा है, ठीक है। तो संगत कोण जो होता है, जैसे मान के चलिए अगर हम लोग पैरेलल लाइन के ऊपर देखेंगे तो दोनों के ऊपर, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है जो तिर्यक रेखा है उसके राइट साइड देखेंगे तो दोनों के राइट साइड से। मान चलिए अगर मैं इस एंगल का मैं बात करता हूँ तो ये तिर्यक रेखा का ये जो पैरेलल लाइन है इसके ऊपर है तो इसके भी ऊपर, और चूंकि ये दाएं है तो इसके भी दाएं, यानी ये जो कोण कहलाता है इन दोनों कोणों का ये जो युग्म है हुआ जो जुड़ा हुआ ये हम लोगों का संगत कोण कहलाता है। उसी तरह अगर मैं इसका बात करूँ तो ये राइट साइड है, इसके भी राइट साइड, इसके ऊपर तो इसके भी ऊपर। समझ में आ रहा है बात? मुझे उम्मीद है आ रहा होगा। अगर मैं बात इसका करूँ इस कोण का, ठीक है, तो ये इसके नीचे है तो इसके भी नीचे, और इस लाइन के राइट साइड है तो इसके लेफ़्ट साइड है तो इसके भी लेफ़्ट साइड, यानी ये कोण। और अगर मैं बात करूँ इस कोण का तो ये कोण, परस्पर ये कहलाता है संगत कोणों का युग्म। अगर नामकरण में कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ज़रा देखिए तो एक का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 1 जो होगा उसका संगत कौन सा होगा? कोण 5। कोण 2 का भाई कोण 6, कोण 3 का कोण 7 और कोण 4 का कोण 8। ये जो युग्म कहलाया ये कहलाता है संगत कोणों का युग्म, और संगत कोण परस्पर बराबर होता है, ठीक है। अब इसी फिगर में हम लोग देख लेते हैं एकांतर कोण। ये भी देख लेते हैं एकांतर कोण। ये देखिए एकांतर कोण क्या है, पहले ये देख लेते हैं। अब इसमें से देखेंगे कि ये जो पैरेलल लाइन था, अगर नीचे का बात करेंगे, अगर इससे नीचे का बात कर रहे हैं तो इस लाइन के ऊपर यानी बीच का भाई बात करता हूँ, इन दोनों के बीच में जो अल्टरनेट कोण होता है, मतलब ये जो कोण 3 है तो ये तो राइट साइड बना है, तो इसके लेफ़्ट साइड यानी ये जो कोण है, यानी कि मैं इसको एक फ्रेश फिगर में दिखाता हूँ। अगर ये लाइन है, ये 2 लाइन है, इसको ये कट कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है?
अगर मैं बात करूं कि समांतर रेखाओं के बीच का, तो इसके नीचे और इसके ऊपर, अब इसके बीच में 4 कोण बन रहा है। एक ये कोण, ये जो है ये इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में बन रहा है, तो नीचे हम लोग इसके राइट को देखेंगे। ये दोनों कोण जो है वह अल्टरनेट एंगल कहलाता है, वह एकांतर कोण कहलाता है। तो जस्ट लाइक इधर ये जो कोण है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये कहलाता है एकांतर कोण। ज़रा आप अगर इस बात को समझ रहे हैं तो ज़रा देखिए, तो मैं ऊपर के फिगर से अगर मैं बताऊं तो ये जो 5 है, अगर मैं अभी बीच का मैं बात करूं तो बीच में 4 एंगल है, 4, 3, 6 और 5। तो ये 4 है उसका एकांतर कोण कौन सा होगा, ये 4 तो लेफ़्ट साइड में है, तो इसके राइट साइड में देखेंगे तो कोण 4 जो है वह कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 5 जो है वह कोण 3 के बराबर होगा। ये कहलाता है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। आप ज़रा देखिए, तो ये तो इसके बीच में 4 कोण था, चूँकि ये इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर का बात है, तो ये हो गया आंतरिक एकांतर कोण या अंतः एकांतर कोण। अंतः यानी इंटीरियर। बाहर में भी तो 4 एंगल है, इसके बाहर में 2, इसके बाहर में 2, ठीक है। तो अगर मैं इधर से देख लूँ, तो अगर मैं बाहर का बात करूँ तो ये जो एंगल 1 है ये तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है, तो इधर हम लोग राइट देख लेंगे, अर्थात 7। कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 7 का। और ये कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 2 बराबर होगा कोण 8 का। चूँकि ये बाहर में है, इसको लोग बोलेंगे बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण यानी एक्सटीरियर। तो ये हम लोगों का लगभग जितने भी कोणों का पॉसिबल युग्म था उसको हम लोग देख लिए। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि जैसे जब हम लोग त्रिभुज को पढ़ेंगे या वृत्त को पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। ये हम लोगों का ज्योमेट्री का बेसिक है, यानी हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ें उन सब के लिए ये कॉमन चीज़ है जो कि मुझे आज जानना था। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। बावजूद इसके अगर आपको कोई भी समस्या हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप उसे कमेंट में डालें, और इसके नेक्स्ट वीडियो को देखने हेतु आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले पहुंचे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।